आइए अगले पैनल की ओर रुख करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। संजय तिवारी, मैनेजिंग डायरेक्टर AISP प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर संजय तिवारी जी का। संजय तिवारी जी प्रबंध निदेशक हैं, रियल एस्टेट उद्योग में एक प्रमुख नाम है, 20 साल का करियर है इनका। इनसे बातचीत करेंगे। पवन साहू हमारे अगले पैनलिस्ट है, मिस्टर पवन साहू, डायरेक्टर नमस्ते टू इंफ्रा एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। एक रियल एस्टेट कंपनी कैसे किसी शहर के, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाती है, आइए चर्चा करेंगे, जानेंगे हमारे खास मेहमानों से। ओवर टू यू दिव्यांश। शुक्रिया तृप्ति। जिंदगी में हमारे सामने जो शख्सियतें ऐसी होती हैं जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया है, उनके जरिए लगातार हम आप तक संदेश पहुंचा रहे हैं। उन्होंने ऐसा क्या खास किया है, कैसे उड़ान भरी है, और आज आपके बीच वो मिसाल बनकर बैठे हुए हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और संजय जी, पहला सवाल आपसे है, AISP कस्टमर प्रोजेक्ट, प्रथम दृष्टया जो एक रहता है कि एक फोकस रहता है कि कस्टमर्स पर फोकस करना है, उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हैं, कैसे रिलेशनशिप दिन ब दिन और स्ट्रांग होती जा रही है? AISP जब शुरू हुई आज से 2 वर्षों पहले, तो उसका विजन हर प्रोजेक्ट में एक ही होता है कि आप उसको टाइमली कंप्लीट करें, ओनर के लिए एक अच्छी कॉस्ट पे, अच्छी क्वालिटी पे प्रोडक्ट को डिलीवर करें। हम जो प्रोजेक्ट्स करते हैं, बेसिकली वी आर मोर इनटू हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स, जिसमें होटल, हॉस्पिटल ज़्यादा करते हैं। तो उसमें रेवेन्यू जनरेशन एक प्रिंसिपल एस्पेक्ट होता है किसी भी ओनर्स के लिए। तो हमारा हमेशा सबके लिए प्रिंसिपली 3 पॉइंट्स पे हम ज़्यादा काम करते हैं, जिसमें उनकी उचित कीमत के साथ, उचित क्वालिटी कंट्रोल के साथ और सही समय पे उनको डिलीवरेंस दिया जा सके। पवन साहू जी, रियल एस्टेट में आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई है? वैसे मैं आपके भोपाल के पास नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, एक छोटे से प्लेस से। मेरा बचपन तो वैसे दूसरी इंडस्ट्री में निकला है। मेरा फैमिली बिजनेस किराने का है। अचानक कुछ रीजन रहा कि मुझे इंदौर जाने की इच्छा हुई, तो मैं इंदौर पहुँचा। तो जब मैंने रोज़गार की तलाश की इंदौर जाकर, तो एजुकेशन कम होने के कारण मुझे जब कोई जॉब नहीं मिली, तो रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है, इंदौर में बहुत सारे ऑफिसेस हैं आज भी, कि वहाँ पे जॉब आपको बिना एजुकेशन के इजीली मिल जाती है। तो मैंने समथिंग 3 मंथ रियल एस्टेट में बेसिक जॉब किया। बट जिन कंपनीज में जॉब करता था, वहाँ पे एक टारगेट सिस्टम होता था, वहाँ पे सैलरी का सिस्टम नहीं होता था। तो 3 महीने के कैरियर में उनने मुझे कोई सैलरी नहीं दी। लेकिन चूँकि वो रियल एस्टेट के गुण मेरे आगे आ गए थे, तो कुछ दिनों बाद मैंने खुद का अपना स्टार्टअप चालू कर दिया। संजय जी, आप क्वालिटी कंट्रोल पर काफी फोकस करते हैं। डेफिनेटली। तो इसी को लेकर क्या एक रोड मैप है, इसी को लेकर आप कैसे जो गुणवत्ता बनाए रखने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं? कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य डिज़ाइन डेवलपमेंट का होता है, जिसे प्रोजेक्ट शुरू करने के लैंड ब्रेकिंग या उत्खनन से पहले 4 से 5 महीने का समय दिया जाना चाहिए। इसी पूरी प्रोसेस में टेंडरिंग के तहत सारे निर्णय निर्धारित किए जाते हैं कि हम किस तहत काम करेंगे और कौन से पदार्थों का प्रयोग करेंगे। तो जिस तरीके से जब हमारे प्रोजेक्ट्स में ज़्यादातर प्रोजेक्ट शुरू होते हैं बेसमेंट के साथ, भूतल में जो बेसमेंट्स हम बनाते हैं, तो वो शुरू होते हैं, उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि आप कंक्रीट करने जा रहे हैं, रीइंफोर्समेंट करने जा रहे हैं, वाटर प्रूफिंग करने जा रहे हैं। तो कई तरीके की चेकलिस्ट निर्धारित की जाती हैं, जिसको हमारे द्वारा वहाँ पे अपॉइंट किए हुए इंजीनियर्स डे टू डे मॉनिटर करते हैं। NCRs यानी नॉन कंप्लायंस रिपोर्ट्स, अगर कोई क्वालिटी में बाधा दिखती है तो वो रेज की जाती है, जिसको मौके पे मौजूद कॉन्ट्रैक्टर तुरंत रेक्टिफाई करता है। सिविल के साथ साथ किसी भी बिल्डिंग में 3 से 4 तरीके की परियोजनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें सिविल, MEPF सर्विसेज और इंटीरियर का पार्ट होता है। हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं, आज के दिन में जो लोग रियल एस्टेट से जुड़े हैं या हॉस्पिटैलिटी से जुड़े हैं, वो देखते हैं कि हॉस्पिटैलिटी में आज की डेट में नेट ज़ीरो बिल्डिंग, आपने टर्म सुना होगा। जो लोग आज के दिनों में कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आसपास जो नया क्रिएशन कर रहे हैं, नया डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें कार्बन फुटप्रिंट्स कम किए जा सकें, और सारी जो हमारी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, उससे रिसाइकल्ड वाटर को यूज़ किया जा सके, वाटर को हार्वेस्ट किया जा सके और रीयूज़ किया जा सके।
तो ये सारे प्रोसेसेस के तहत हर स्टेप पे आपकी 10 से 12 चेकलिस्ट को नियम में रखते हुए सारे इंजीनियर्स उस प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। अच्छा, पवन जी, आपने इंदौर को ही क्यों चुना? और दूसरी बात ये कि आपने जब रियल एस्टेट में स्टार्ट किया तो कोई चैलेंजेस आपको दिखे? क्योंकि आपने कहा नौकरी की पहले तो 3 महीने सैलरी नहीं मिली, लेकिन अब आप खुद रियल एस्टेट चला रहे हैं, तो आपको कोई चैलेंज दिखा या आप अपने वर्कर्स के साथ कैसा काम लेते हैं? मैं इंदौर मैंने इसलिए चुना, मैं मध्य प्रदेश से हूँ, तो मध्य प्रदेश की बात करूँगा तो मध्य प्रदेश में बिजनेस की ग्रोथ के हिसाब से एकमात्र शहर इंदौर है। मेरा बिजनेस पहले भी इंदौर में किराने का हुआ करता था, तो मेरा एक ड्रीम शहर इंदौर था। बड़ा शहर बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए होता है, अगर मैं इंदौर के अलावा कोई भी शहर चुनता तो मेरे लिए इजीली नहीं होता। और मैं चूँकि हिंदी भाषी प्रदेश से हूँ तो मेरे लिए इंदौर चुनना बहुत ईजी था। मैं अगर मुंबई जाता या पुणे जाता या दिल्ली जाता तो मुझे कहीं ना कहीं लैंग्वेज का प्रॉब्लम आता। लैंग्वेज का इशू इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू है, इसलिए मैंने इंदौर चुना। जब मैंने रियल एस्टेट स्टार्टअप किया, चूँकि मेरा कोई उसमें बैकग्राउंड नहीं था, ना ही मेरा कोई प्रोफाइल था रियल एस्टेट को रिलेटिव, तो मैं उस समय जब मेरा स्टार्टअप था तो मैं गली गली में अपने फ्लैक्स पोस्टर चिपका कर अपना नंबर चिपका कर कस्टमर कलेक्ट किया करता था। संजय जी, आपकी जो परियोजनाएं हैं वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली रहें, इन्वायरमेंटल इस काइंड से कि नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े इन्वायरमेंट पर, और माहौल भी अच्छा रहे, कस्टमर्स की जो नीड्स हैं वो भी पूरी हो, तो कैसे आप इसको ओवरऑल कंट्रोल कर रहे हैं, कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? तो जैसा कि मैंने आपको अभी नेट ज़ीरो बिल्डिंग के बारे में पिछले वक्तव्य में बताया, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली के लिए हालांकि हमारा जो नाम है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट या जो काम है उसमें हम डिज़ाइन मैनेजमेंट ज़रूर करते हैं। डिज़ाइन हमेशा एक अच्छे आर्किटेक्ट साहब लोगों के हाथ होती है। डिज़ाइन मैनेजमेंट के तहत हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे द्वारा आए हुए इनपुट जो आपको, जैसा मैंने बोला, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के यूजेस को बढ़ाना, सोलर पैनल्स को लगाना, आपके द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करना ताकि एयर को एमिशंस जो हो वो नेगेटिव गैसेस का ना हो। जैसे हम जो किचन्स यूज़ करते हैं उनमें पहले वेट स्क्रबर्स यूज़ करते थे ताकि एयर फिल्टर होके एनवायरनमेंट को जाए, अब ड्राई स्क्रबर्स में आ गए हैं, तो वो आप डायरेक्ट ही स्मोक जो लेड का भी पार्ट रखता है किचन से निकला हुआ ग्रीस के साथ, वो आपके वातावरण को डायरेक्ट एक्सेल ना हो जाए, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखना ही आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट के पास ले जाता है। अच्छा, पवन जी, रियल एस्टेट के बिजनेस में आने से पहले क्या सावधानियां, क्या ध्यान रखना चाहिए खास तौर पे? और जो गोदरेज प्रॉपर्टीज का इंदौर के रियल एस्टेट में कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है? रियल एस्टेट बिजनेस करने से पहले सबसे पहले किसी भी शहर में पूरे इंडिया में आप मैं एज ए जनरल पार्टनर मेरी कंपनी काम करती है, आप जिस ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं सबसे बड़ी आपके लिए सावधानी बरतनी होगी कि उस ग्रुप की मार्केट में रेपुटेशन क्या है, वो ग्रुप उस शहर में कब से काम कर रहा है, उसने सही कमिटमेंट के साथ में सही डिलीवरियां सही टाइम पे दी हैं कि नहीं दी हैं। वैसे अब तो रेरा आ गया है, तो मेरा हमेशा ही मानना है कि कोई भी चैनल पार्टनर किसी भी सिटी में काम करे तो बिना रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट पे काम ना करे। गोदरेज, चूँकि इंदौर 2 टियर सिटी है, लेकिन बड़े ग्रुप्स ने कहीं ना कहीं इंदौर रायपुर को चुना है। गोदरेज का इंदौर रियल एस्टेट मार्केट पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। गोदरेज पूरा काम गोदरेज का ट्रांसफर है, गोदरेज का विश्वास 100 वर्ष से ज़्यादा अधिक इंडिया में लोगों पर है, और गोदरेज जो काम करता है वो सारी अनुमतियों की बात करता है। गोदरेज के आने के बाद में इंदौर रियल एस्टेट मार्केट में गेम चेंजर साबित होगा। उसका एक कारण है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं इंदौर मार्केट में लोधा और महिंद्रा की स्टडी भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं गोदरेज इंदौर मार्केट के लिए गेम चेंजर साबित होगा। AISP अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करता है, राइट। जब हम बात करते हैं मॉल्स की, टॉल बिल्डिंग्स की, चैलेंजेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन चैलेंजेस को पार पाने के लिए आप जो जटिलताएं हैं, समस्याएं हैं, ज़रूरतें हैं, कैसे तालमेल बिठाते हैं? जनरली हम जो प्रोजेक्ट्स करते हैं वो टॉल बिल्डिंग्स ही होती हैं। अभी मध्य प्रदेश में आप देख रहे होंगे कि 20 माले तक का परमिशन था, अब 30 माले की भी परमिशंस के साथ लोग इंदौर में काम कर रहे हैं।
मैक्सिमम हम 30 से 45 मीटर्स की बिल्डिंग तो करते ही हुए आए हैं। ये हमको मध्य प्रदेश में सौभाग्य प्राप्त हुआ है बड़े शहरों की तर्ज पे। तो प्रोजेक्ट्स कोई भी हो, चाहे वो मॉल हो, हॉस्पिटल हो या होटल हो, इसका सिविल स्ट्रक्चर सारी गणिताओं के साथ आता है, जिसके लिए डे टू डे आपको मॉनिटरिंग रखनी पड़ती है। स्ट्रक्चरली बिल्डिंग में जैसे पहले लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम को हम लोग बाहर से बिल्डिंग के फसाड से ले जाते थे, आज की डेट में कोई भी बिल्डिंग को आपको स्ट्रक्चरली हर कॉलम्स या रैंडम कॉलम्स के माध्यम से कॉपर कंडक्टर या एल्यूमिनियम कंडक्टर के ऊपर ले जाना है। ये बेसिक प्रिलिमिनरी स्टेज पे आ जाता है। मॉल हो, होटल हो या हॉस्पिटल हो, आपको बेसमेंट की वाटर प्रूफिंग से शुरुआत करते हुए स्ट्रक्चरली दिए गए स्ट्रक्चर कंसल्टेंट के द्वारा मापदंडों को ध्यान में रखते हुए उनकी डिज़ाइन को वेट करते हुए काम कराना, ये हर प्रोजेक्ट की एक परिसीमा हमारे इंजीनियर्स को मुहैया कराई जाती है, जो उसका पालन करते हैं ताकि कोई त्रुटि ना हो जाए। तो ये एक प्रोटोकॉल AISP ने सेट कर रखा है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, वो 6 मीटर का हाइट का बिल्डिंग हो या 60 मीटर तक की हाइट का बिल्डिंग हो। प्रोटोकॉल्स, प्रोसीजर्स सारी बिल्डिंग्स के लिए सेम है, बशर्ते उसमें आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट बदल सकते हैं जो स्ट्रक्चर वाला अप्रूवल देता है, रीइंफोर्समेंट की डिटेल्स बदल सकती है, अदरवाइज द रेस्ट प्रोसीजर्स आर सेम विच हैज टू बी फॉलोड बाय द इंजीनियर्स। अच्छा, आप दोनों रियल एस्टेट से हैं, तो चूंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त एक बहुत ही शानदार तरीके से काम चल रहा है, इंडस्ट्रीज रेवोल्यूशन में कहना चाहूँगी इसे कि इंडस्ट्रीज को लाने का, तो आप जैसे जो युवा उद्यमी हैं वो सरकार से कैसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं या क्या आपको सपोर्ट मिल रहा है? क्या कहेंगे आप, यहाँ पे कैसा कारोबारी माहौल है? ये सौभाग्य की बात है कि मध्य प्रदेश को इतने सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं 10 वर्षों से इंदौर में हूँ और 10 वर्षों की प्रगति जो मैंने देखी, वो प्रगति आने वाले 4 साल के प्रोजेक्ट्स के तुलनात्मक दृष्टिकोण से बेहतर है। 10 सालों में जो प्रोजेक्ट्स आज तक डिलीवर हुए हैं मध्य प्रदेश या भोपाल में भी हम प्रोजेक्ट्स परियोजनाएं कुछ कर रहे हैं, 2 तो हम डिलीवर भी कर चुके हैं ओनर्स को। तो आज जो परिक्रम है कि प्राइवेट सेक्टर में तो एक रिवोल्यूशन है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में हमारे जैसे PMCs को भी एक सरकार को मौका देना चाहिए जो प्राइवेट तरीके से उन क्वालिटीज़ को मॉनिटर और कंट्रोल कर सके। ये दरख्वास्त मेरी रहेगी, जो भी लीडर हमको सुन सके। पवन जी, सिस्टम से आपकी डिमांड और आज के यंगस्टर्स को संदेश। मेरा बस मैं जो फिलोसॉफी पे बिजनेस करता हूँ, यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ कि अगर आपकी नीयत और नियति साफ है तो ही आप तरक्की कर सकते हैं। अगर आपकी नियत और नियति साफ नहीं है, आप तरक्की तो कर लेंगे लेकिन जीवन में कभी भी आप किसी से नज़र नहीं मिला पाएंगे। और अगर आप नियति साफ के कारण तरक्की करते हैं तो आपके जीवन में पर्सनली और प्रोफेशनली हमेशा एक सुकून रहेगा। अच्छा पवन जी, आप चूंकि इंदौर में आप कैसा मार्केट देख रहे हैं रियल एस्टेट का, संजय जी ने भी बताया, लेकिन मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि फ्लैट या प्लॉट, बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों को, फ्लैट में इन्वेस्ट करें या प्लॉट लें, तो ये ज़रूर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या बेहतर विकल्प आज है लोगों को, और जो रियल एस्टेट कंपनीज है क्या उनके सामने एक बड़ी चुनौती होती है कि समय पे हमें देना है उन्हें सर्विस? मैम, रियल एस्टेट में हर किसी भी इंसान के लिए 2 विकल्प होते हैं। मैं स्पेशली इंदौर की बात करूंगा तो फ्लैट और प्लॉट, क्योंकि मुंबई, दिल्ली या बड़े दिल्ली NCR हुआ, बेंगलुरु हुआ, हैदराबाद हुआ, वहाँ पर लिमिटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, पुणे हुआ, तो वहाँ पे बिल्डअप का कल्चर अच्छा है। इंदौर में लैंड का कोई कमी नहीं है, जैसा भी गोदरेज भी ला रहा है, आपने पूछा था तो गोदरेज भी प्लॉटिंग प्रोजेक्ट ला रहा है। एक आपका एक लॉन्ग टाइम का इन्वेस्टमेंट होता है तो आपको प्लॉट पे जाना चाहिए, लेकिन आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए क्विकली, तो आप फ्लैट पे जा सकते हैं। क्योंकि फ्लैट इंदौर में कहीं भी छोटे फ्लैट, मैं बात करूंगा 2 और 3 BHK 50 लाख से 1 CR के बीच में, तो कहीं भी 30 से 35-40 पैसे का रिटर्न मिलता है। और 2020 से मैं बात करूंगा चूँकि 2025 तक के, तो निपानिया जो इंदौर का सबसे पॉपुलर एरिया है उसमें 2 से 2.5 गुना फ्लैट के रेट इंक्रीमेंट हुए हैं। मतलब जो प्रॉपर्टीज 2019-20 में
3-3.5 हज़ार स्क्वायर फुट में बिकती थी, आज उसके प्राइस 10,000 रुपीज़ स्क्वायर फुट के अप्रॉक्स हैं। तो इतना बड़ा रिटर्न मैंने नहीं सोचा था, ना कभी इन्वेस्टर को बताया था, ना मैं कभी सोच सकता हूँ। आज भी इंदौर मार्केट की बात करूंगा तो उस मार्केट में बिल्डअप की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई जीरो है। बहुत कंफ्यूजिंग भी है और बहुत बड़ा टास्क भी है। संजय जी मुस्कुरा रहे हैं, क्यों? नहीं, वो सवाल आपका सही है। हम मध्य प्रदेश में हैं, हॉरिजेंटल स्पेसेस ज़्यादा है, और हम जिस मेंटेलिटी से, हम अपने जिस पेरेंटल से जिससे बढ़ के आए हैं, तो आज भी लोगों को लगता है कि हमारे प्लॉट पे हमारा घर हो। मतलब जो सवाल था तो उसका मेरे पास वो ऐसा मुझे लगता है आकलन ऐसा। संजय जी एक बात और भी है, आप डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस फेस करते होंगे। एवरी डे। किस प्रोजेक्ट में आपको लगा कि यार सबसे बड़ा चैलेंज है और कैसे उस पर आपने ओवरकम किया? सर, प्रोजेक्ट्स तो हर दिन हर एक नया चैलेंज लेके आता है। देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप कह सके कि उस प्रोजेक्ट में ज़्यादा चैलेंजेस थे। जिस दिन आप बेसमेंट चालू करते हैं उसी दिन से चैलेंजेस चालू हो जाते हैं। हमारा एक प्रोजेक्ट है जो इंदौर में शुरू किया हमने। आसपास ग्राउंड था, बेसमेंट चालू कर दिया, शोर पाइलिंग नहीं करी क्योंकि दिख रहा था ग्राउंड है, कोई बिल्डिंग नहीं है जिसको डैमेज हो सकता है। बट रेन इतना हैवी था लास्ट ईयर जिसने उस पूरी सराउंडिंग सॉइल को कोलैप्स करके लेके गया और हमारा प्रोजेक्ट 4 महीने जैसा डिले हुआ। वो जो हमारे लिए एक सेटबैक था, वो हमने आगे के लिए लोगों को सुझाव दे दिया है। वेदर ये मिट्टी ही क्यों ना हो, हम इसको रिटेन करके या शोर पाइलिंग करके या उसकी गनीटिंग करके ही आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज गड्ढा नहीं खोदेंगे। अच्छा पवन जी, आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं आप क्या खास देते हैं, क्योंकि आपके बगल में ही कॉम्पिटिटर है तो आप खास क्या देते हैं, किस तरीके से? वैसे ये रियल एस्टेट सेल परचेज करते हैं और मेरा कंस्ट्रक्शन है, तो कंपटीशन जैसा नहीं है, बट कंपटीशन भी हो तो एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा होना चाहिए। हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तो पवन जी, आप अपने ग्राहकों को क्या खास देते हैं कि आपसे वो खरीदारी करें, और कैसे सिक्योरिटी, क्या गुणवत्ता? एक्चुअली मैं चैनल पार्टनर वर्क करता हूं, तो मैं हमेशा अपने कस्टमर को प्रेफर करता हूं कि वो इंदौर के अच्छे ग्रुप्स में इन्वेस्टमेंट करें और एक अच्छी लोकलिटी और एक कवर्ड कैंपस की ओर ही जाएं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं देता हूं, थैंक यू। Thank you. क्योंकि जिस दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं बहुत संभावनाएं भी हैं और सफलताएं की कुंजी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से, और ओवर टू यू तृप्ति। शुक्रिया दिव्यांश। और आज जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम उड़ान में हमने बात की है कि रियल एस्टेट हर किसी का सपना होता है कि उसका शहर बड़ा सुंदर हो, शानदार हो, और इंदौर तो मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में, जहां पवन जी ने और हमारे साथ में संजय जी ने बहुत से अच्छे उदाहरण दिए हैं कि कैसे रियल एस्टेट बिजनेस आज खूब तरक्की कर रहा है, और सरकार भी इसमें सरकारी हाउसिंग जो कॉरपोरेशन है या सरकारी स्कीम है उस पर भी ये मुनाफे का सेक्टर है।